नावल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 22वीं एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आप लोगों को 2-3 एपिसोड दूंगी और इसके अलावा आज ही मैं आप लोगों को एक और एपिसोड भी दूंगी। मतलब मैंने कलेक्टिवली देने की बजाय आप लोगों को मैं पार्ट्स में दे रही हूँ, लेकिन आज ही दूंगी जितनी भी अब इधर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि जितनी मतलब है ना, तो मैंने उनको पार्ट्स में ना रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को दे रही हूँ। लेकिन पहले आप लोग ये सुनेंगे, उसके थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज ही अगली एपिसोड भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो टेक इट ईजी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जितनी भी एपिसोड्स पेज पर अवेलेबल थी मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को वो एक साथ नहीं दे रही, थोड़े टाइम के बाद अगली एपिसोड दूँगी, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। सिकंदर जा चुका था जबकि निहाल बेहद खौफज़दा थी। उसने दरवाजे को लॉक किया और वो सिकंदर का इंतज़ार करने लगी। वो उस वक्त से ही सिकंदर का इंतज़ार करने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर का बस नहीं चला। वो हिफाजती बंद बांधकर घर में दाखिल हो। वैसे वक्त तो नहीं था कि अल्तमिश या सारे में से कोई घर होता। वो आराम से घर में दाखिल हुआ तो नज़र आहंग पर गई। वो भीगी पलकों को साफ कर रही थी जबकि उसके चेहरे पर बेहद उदासी थी। सिकंदर के कदम बेसाख्ता उसकी जानिब उठने लगे। वो उसके नज़दीक आ गया। आहंग एकदम डर गई। यूं अचानक उसके नज़दीक आने पर, लड़की तुम कॉलेज नहीं गई, पढ़ना वढ़ना नहीं है तुमने? वो उसे देखता मसनूही गुस्से से बोला तो आहंग मुस्कुरा दी, जबकि सिकंदर की नज़र उसकी भीगी भीगी पलकों पर थी। वो क्यों रोई थी? आहंग कितनी सेंसिटिव थी, ये बात तो सब जानते थे। नहीं, मैंने जाना था, फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर दिल भी नहीं किया, वो बोली और फिर से सर झुकाकर बैठ गई। भैया ने कुछ कहा है? वो उसके रोने की और उदासी की वजह जानना चाहता था। नहीं, आहंग ने फ़ौरन नफ़ी की। घबराने वाली क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैं भी तुमसे अपना राज शेयर करूंगा और तुम उसमें मेरी हेल्प करोगी और किसी को बताओगी नहीं। वो डील करने लगा। आहंग हंस पड़ी। कौन सा राज है आपका? वो आंखें घुमाकर बोली। राज ये है कि मैं क्यों बताऊँ पहले, चालाक लड़की। वो उसके सर पर चपत लगा गया। आहंग मुस्कुरा दी। उसे लगा अल्तमिश की बातों का बोझ कुछ हल्का हुआ है। चलो बताओ, अब क्या कहा है भैया ने? वैसे आजकल एक रग फालतू तो हो गई है उनकी। आप ऐसे तो ना बोलें अब उनके बारे में। आहंग को अच्छा ना लगा। एक तो मशरकी लड़कियों का अपना ही पागलपन है, शौहर कुछ भी कह दे वफादारी पर एंड है। वो चिढ़कर बोले। आहंग उसके फेस एक्सप्रेशन पर मुंह पर हाथ रख के हंसने लगे। अब बताओ भी, हंसो मत, क्या कहा है उन्होंने? वो बोला और संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगा। नहीं, वो खफा होंगे, उन्होंने रोका है किसी को बताने से। उसने कहा तो? सिकंदर ने हाथ बुलंद किया। बस कर दो, फहाज भैया को सब पता होगा। अल्तमिश भैया ने बचपन में किस रंग की चड्डी पहनी उन्हें यह भी पता है। तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे बता दो, दुख कम होगा, क्योंकि मेरा राज उछल रहा है मुझ में यार। वो बोला तो आहंग का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। सिकंदर को तसल्ली हुई, चलो वो हंसी तो सही। उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते थे। आहंग ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता उसे सब बताने लगे। सब बताती गई। सिकंदर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये क्या तरीका है? अचानक उनके रिश्तेदार पैदा हो गए और वो उन पर अपनी हलाल की कमाई खर्च कर रहे हैं। वो ज़रा गुस्से से बोला। प्लीज़ आहिस्ता बोले भैया, वो डर कर बोली, जबकि सिकंदर ने सर झटका। फहाज भैया खुद देख लेंगे उनको, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो शौहर होते हैं ये बड़ी पहुंची हुई चीज़ होते हैं, अपनी बीवियों को दबाने के सारे गुर आते हैं। उन्हें तुम्हें बिला वजह डरा धमका रहे हैं। तुम चिल करो यार, फहाज भैया देख लेंगे एंड ट्रस्ट मी, भैया सब हैंडल भी कर लेंगे, उसने कहा तो आहंग मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ, मगर फिक्र होती है वो जिस तरह अटैच हो रहे हैं कहीं हर्ट ना हो जाए। वो अफसोस से बोली। अच्छा है, हो जाए, पागल आदमी, सिकंदर ने मज़े से सोफे पर लेटते हुए कहा, जबकि आहंग ने कुशन देकर मारा। आप कितने बदतमीज़ हैं। वो खफा हुई, जबकि सिकंदर हंस दिया। आपका राज क्या है? आहंग उसे घूरने लगी। सिकंदर की हंसी को ब्रेक लग गया। वो उठा और उसके ज़रा नज़दीक होकर कुशन उसने अपनी गोद में रख लिया और बड़ी राजी से बोला, एक्चुअली बात यह है कि तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगी। उसे उस पर यकीन नहीं आया। ओके, नहीं बताऊंगी। आहंग को बेचैनी हुई। सिकंदर ने इधर उधर देखते और सस्पेंस फैलाया और आहंग की बड़ी बड़ी आंखों में देखते वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोला, मैंने निकाह कर लिया है, लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। क्या? आहंग चीख उठी। सिकंदर तो उसकी चीख से डर गया। हानिया तभी अंदर दाखिल हुई। वो कॉलेज से वापस आई थी, नूर भी थी उसके साथ।
क्या क्या कहा है आपने अभी? वो हैरानगी से पूछने लगी। नूर और हानिया भी मतवज्जे थी। अरे चुप हो जाओ, क्या स्पीकर लगा लिए? सिकंदर ने घबराकर उसे खींच कर बिठाया। हानिया ने उकताकर आहंग को देखा था और किचन में चली गई, जबकि नूर उनके सर पर पहुंच गई थी। आहंग के तो परेशानी से पसीने छूटने लगे थे। कौन से राज शेयर हो रहे हैं और कहाँ थे इतने दिनों से आप? वो गुस्से से घूरने लगी। गुम हो गया था। तुम्हें क्या? वो घूर कर बोला। हाँ ठीक है, मज़ा तो तब आएगा जब भैया आपके कान खींचेंगे। ये सही, चूंटी जन्म ले चुकी है। सिकंदर ने उसे चिढ़ाया तो नूर भड़की, जबकि सिकंदर हंसने लगा। आहंग की हालत अब भी पतली थी। यार मेरा मैथ का टेस्ट इतना गंदा हुआ है, नूर अफसोस से बोली। अच्छे भले सारिम भैया पढ़ाते थे, अब तो मसरूफ़ हो गए हैं। वो दुखी थी। हाँ मुझे भी मैथ्स में काफ़ी इशू हैं, आहंग कुछ देर बाद बोली। सिकंदर चुपचाप सुन रहा था और उसके दिमाग में एक कहानी तरतीब होना शुरू हो गई थी। नूर कुछ देर में फ़्रेश होने चली गई, जबकि हानिया भी जा चुकी थी। सिकंदर आहंग की तरफ मुड़ा, जो पहले ही उसकी तरफ मतवज्जे थी। क्या कह रहे हैं ये? आप किससे निकाह किया आपने? भैया ये क्या किया आपने? वो परेशानी से बोली। यार इस वक्त मसला ये है कि वो अकेली है और मैं चाहता वो यहाँ घर में आकर रहे। या अल्लाह, आपने वाकई मरना चाह रहे हैं? आहंग की फ़िक्र से जान जा रही थी। चुप करो, अब मैं बीवी वाला हूँ, ऐसी बातें ना करो। उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वो हंसा। भैया मजाक की बात नहीं है यार, आहंग ने घूरा। अच्छा तुम एक काम करो। उसके बाद वो उसे सब समझाने लगा, जबकि आहंग नफ़ी करती रही। और तुम ऐसा ही करोगी? वो घूर कर उसे धमकाता बोला। भैया मैं झूठ नहीं बोलती। वो मुंह बना गई। चुप करो, जो मैंने कहा है अब वैसा ही करना। वो कह के जल्दी से उठा। आहंग का परेशानी से दम निकल रहा था, जबकि वो उस पर बोझ डालता बाय कहता कमरे में चला गया। आहंग मुँह बसोर गई, वो कितनी मुश्किल में डाल गया था। वहाज उसी की जानिब देख रहा था, जो पुरसुकून चेहरा लिए सोने में मसरूफ़ थी, और उस जगह पर जहाँ उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता था। मगर वो सोती हुई और उसकी मोहब्बत की बरसात में उलझी बिखरी सी उसे बहुत अच्छी लग रही थी कि वो तादेर उसे देखता रहा, मगर दिल नहीं किया उसे डिस्टर्ब करे। उसने गहरा सांस भरा। उसने ये बात मिशाल के लिए कभी नहीं सोची थी कि वो मिशाल के बारे में कोई पॉजिटिव बात भी सोचेगा और इस हद तक आगे निकल जाएगा। सोचा तो ये भी कभी नहीं था कि वो उस पर हाथ उठाएगा तो वो बिला चूँ चराग कुछ कहे बिना चली जाएगी। मिशाल ने उसके दिल में जगह बना ली थी। शायद वो उसे अपने दिल में जगह देना चाहता था और वो दे चुका था। उसने एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखा तो लगा कि हाँ, ये दिल मिशाल का नाम ले रहा है। वो मुस्कुरा दिया। उसने कलाई में मौजूद घड़ी देखी और फिर मिशाल को। अब मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छा रही थी और कुछ देर मज़ीद गुजरने पर उसे गुस्सा चढ़ने लगा। मतलब ये लड़की इतनी लापरवाह थी, घास पर पड़ी सो रही थी, जैसे वो उसका मुलाजिम है, उसकी हिफाजत पर मामूर है और वो शहजादी जहाँ चाहे सो सकती है। उसने मिशाल को बुरी तरह झंझोड़ दिया। तुम्हारा बेड नहीं है ये, जंगल के बीचम बीच एक नाजुक झोंपड़ी में पड़ी नींदें पूरी कर रही हो। वो उसे घूरता हुआ बोला, जिसकी आंखों की सुर्खी बहुत कुछ पता दे रही थी। अलबत्ता वहाज को तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो आपने सोने क्यों नहीं दिया मुझे? वो झलाकर बोली, जबकि वहाज ने मुंह पर हाथ रख लिया। सबसे पहला इलाज इस लड़की का इसके मुंह फटोने को रोकना था, वरना वो उसकी इज्जत की धज्जियां शौक से उड़ा देती। और मज़ेदार ये थी उसे खबर भी ना होती, मगर फ़िलहाल तो उसे ये सब एंजॉय करना था। तो तुम्हें सोना था? वो बोला तो मिशाल ने उस पर एक निगाह डाली और उसकी लो देती नज़रों में मज़ीद नज़रें उलझाए बिना निगाह फेर गई। वहाज हंस दिया। मुझे यकीन नहीं आता जब तुम शर्माती हो, वो बोला और उसके क्यूट फेस पर एक बार फिर झुकने लगा, जबकि मिशाल दूर हुई। अब हम जंगल के बीचम बीच नहीं हैं, वो बोली। दिल की धड़कनों में उसके नज़दीक आने से फिर से शोर उठ गया था। हाथ कांपने लगे थे, जबकि रात के मनाजिर आंखों में घूमने लगे। मोहब्बत तो ऐसी जगहों पर ही होती है, वहाज बोला और एक झटके से उसे नज़दीक करता उसकी सांसों के रास्ते में रुकावट बन गया। मिशाल कोई मज़ाहमत नहीं कर सकी, मज़ाहमत की खुद में हिम्मत ही नहीं पा रही थी। वो अपने दिल की धड़कनों को संभालती या वहाज के नशीले जज्बों को, जो वाकई उसके होश ठिकाने लगा रहे थे। ये सब नया था और वहाज उसकी ज़िंदगी में आने वाला शायद वो पहला मर्द था जिससे उसने नफ़रत भी बेहद की थी। और अगर उसके दिल में उसकी मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही थी तो हाँ, वो पहला मर्द था जिससे मिशाल मोहब्बत करती। मिशाल के हाथ पे साख्ता उसकी गर्दन में हायल हो गए और वो उसके जुनून दीवानगी से भरे अंदाज पर चुप सी उसके हाल पर छोड़ गई, जबकि ख़ुद को उसके सुपुर्द तो रात ही कर गई थी। वहाज अपनी मर्ज़ी से जुदा हुआ तो दोनों की सांसें खड़ने लगी। वहाज ने उसकी पेशानी से सर टिका लिया। जंगल में जानवरों का नाश्ता नहीं बनना चाहता मैं, उसके कान के करीब फूलती सांसों में बोला। तो अपने जज्बात पर कंट्रोल करिए, उसने आहिस्तगी से कहा। तो वहाज खुलकर हंसा।
ओके मैडम, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये वाकई हनीमून ट्रिप बन जाएगा। वो खुद उठता उसे भी उठाता बोला तो विशाल ने उसका बड़ा हाथ देखा। अचानक उसे ये हाथ थामते हुए याद आया कि उसका बहरीन लौटने का सारा काम पूरा हो चुका था और वो चंद लम्हे फहाज के हाथ को देखती रही। फहाज भी न जाने किस मान से खड़ा उसे ही देख रहा था, गोया आज अगर विशाल उसका हाथ थाम ले तो वो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो विशाल का मुंतजिर था। विशाल जबकि अपनी सोचों में मगन थी, फहाज की नज़र फिसल कर उसकी हंसली की हड्डी पर मौजूद तिल पर ठहर गई थी। उसने ये फुर्सत से पहली बार देखा था और बार बार देखने की तमन्ना ने पुरजोर शोर उठाया था। विशाल फहाज की नज़रों से उलझती अपना कोट बंद करती उसका हाथ थाम गई। उसने कुछ नहीं सोचा, बस दिल ने कहा इसका हाथ थाम ले। फहाज दिल से मुस्कुराया और विशाल को खुद में समेटकर उसने उसे खड़ा किया और दोनों एक साथ उस झोंपड़ी से निकले। दोनों काफ़ी देर चलकर जंगल से बाहर निकल आए थे और वो काफ़ी तवील मुसाफत तय करके उस जगह तक पहुंच चुके थे जहां अब बस ने आना था। दोनों सर्दी में इंतज़ार करने लगे। फहाज की निगाह बार बार विशाल पर ठहर रही थी जबकि वो अपने हाथों को आपस में रगड़ती अपने हुस्न के असर से बेपरवाह बैठी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? अचानक उसने फहाज की तरफ देखा। फहाज की निगाह का मरकज़ खुद को ही देखकर वो बेसाख्ता निगाह झुका गई। लिटरली तुम शर्माती हो, मुझे तो लगता था आग ही उगलती हो। उसने उसकी झुकी झुकी नज़रों को गौर से देखते पूछा। मुझसे लड़ाई मत करिए, विशाल ने गहरा सांस भरते उसे टोका। देखो तुम्हें मुझसे लड़ने का कोई हक नहीं। अब सामने से आती बस को देखता वो बोला और उठा। विशाल का हाथ जकड़ा और बस की जानिब बढ़ने लगा। क्यों? आपके सर पर सींग निकल आए हैं और मैं नहीं करती, आप लड़ते हैं। वो सीट पर बैठकर सर चटकती बोली। फहाज ने घूर कर उसकी तरफ देखा। विशाल जबकि मुस्कुराती चेहरा मोड़ गई। कैंची भी तुम्हारे सामने तौबा करेगी, फिर लड़ने की बातें कर रहे हैं। विशाल ने गोया उसे याद दिलाया कि वही ये सब कर रहा है, जबकि फहाज चुप हो गया। ये नोकझोंक उनके सारे सफ़र में जारी रही थी। वापस आबादी की तरफ पहुंचकर वो होटल लौटने और दोनों ही इतना ज़्यादा थक गए थे कि दोनों ही फ्रेश होकर बिना कुछ खाए पिए सो गए। मगर इस सूरत हाल में फ़र्क इतना था कि आज विशाल फहाज की बाहों में थी। आहंग को ज़बरदस्ती सिकंदर ने घूर घूर कर दादा जान से बात करने पर उकसाया था। इस वक्त सभी हाल में थे। दादा जान का मूड काफ़ी अच्छा था। विशाल और फहाज जैसे गए थे वो काफ़ी खुशबाश रहने लगे थे, जैसे उन्हें यकीन हो उनकी ये ट्रैक ज़रूर काम करेगी, वरना सब के साथ रह रहकर तो वो अपनी अपनी अना में गुम रहते और कभी एक ना हो पाते। जबकि ये हकीकत भी बन रही थी। उन्होंने एक दो बार से ज़्यादा किसी ने भी उन दोनों को फ़ोन नहीं किया था। रात का खाना तैयार हो रहा था। सिकंदर ने ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं समझी। अल्तमिश उसकी जान को लड़ जाता अगर वो ऑफिस जाता। उसे फ़िक्र निहाल की थी कि वो अकेली है और वो उसके जाने पर घबरा भी गई थी। तभी उसे जल्दी थी कि आहंग उसके बताए गए प्लान पर अमल करे। आहंग घबराती हुई दादा जान के पास जा खड़ी हुई। वो अपनी उंगलियां मोड़ रही थी। सिकंदर की नज़रें उसी पर थी। दादा जान ने अखबार की जानिब से निगाह हटाकर आहंग के घबराए चेहरे की तरफ देखा तो अखबार बंद कर दिया। कुछ कहना है? वो बचपन में भी उनके पास ऐसे ही आकर खड़ी हो जाती थी और दादा जान जब तक खुद नहीं पूछते थे नहीं बोलती थी। आहंग ने पहले नफ़ी में और फिर सिकंदर के घूरने पर हाँ में सर हिला दिया। हानिया नूर उसी की तरफ देख रही थी, जबकि उसकी माँ, बड़ी अम्मी और ताई जान भी। वो दादा जान, मेरी एक दोस्त है, वो बोली और रुक गई। उन्हें लगा शायद वो इजाज़त तलब करने आई है उसके घर जाने के लिए। उसके घर जाना है तो चली जाओ, वो बोले तो आहंग ने सिकंदर की तरफ बेचारगी से देखते नफ़ी की। वो उसके बाबा की डेथ हो गई तो वो अब उसका कोई नहीं। दादा जान, वो अकेली है, उसके रिश्तेदार भी अच्छे नहीं, तो क्या वो हमारे साथ रह सकती है? प्लीज़, वो बहुत मजबूर है और फिर पढ़ी लिखी है तो वो मुझे और नूर को भी पढ़ा दिया करेगी। वो बोलकर रुक गई। सब उसे साकित नज़रों से देख रहे थे। किसी को यकीन न आया ये आहंग है और कौन सी दोस्त है जिसे वो घर में रखने की बात कर रही है। सबसे पहले हानिया ने उस पर अपनी तेज़ नज़रें डाली। तुम्हारी दोस्त तुम्हें और नूर को पढ़ाएगी? मतलब वो तुमसे बड़ी है, और बड़ी है तो तुम्हारी दोस्त कैसे बनी? दादा जान ने संजीदगी से पूछा। आहंग को लगा टांगों में अब दम नहीं रहा। वो आगे क्या बोले ये बात तो सिकंदर ने बताई नहीं थी। सिकंदर बेचैनी से आहंग के किसी जवाब का मुंतजिर था। वो एक्चुअली हम लोगों से सीनियर है। उनका लास्ट ईयर था, फिर अपने बाबा की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। अगर आप नहीं रखना चाहते तो कुछ नहीं होता। वो हल्का सा मुस्कुराकर सर झुकाकर पलटने लगी। दादा जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कभी कभी उनके पास कोई फरमाइश लेकर आती थी। सब चुप थे क्योंकि जानते थे वो कमरे में बंद होकर बहुत रोने वाली है।
ठीक है बुला लो, मगर ज़्यादा अरसे नहीं, उस लड़की को अपना बंदोबस्त करना होगा, बहुत जल्द, वो बोले। आहंग बेसाख्ता मुड़ी, जबकि सिकंदर खड़ा हो गया। वाकई, दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। आहंग ने घूरकर सिकंदर की तरफ देखा, जो एक्साइटमेंट में गलती कर बैठा था। वो मेरा मतलब वाकई दादाजान, आप ऐसे कैसे किसी लड़की को घर में रहने की इजाज़त दे सकते हैं? दो दो जवान मर्द है घर में जिनकी शादी नहीं हुई, वो अफसोस और संजीदगी से बोला। तो दादाजान का जूता घूम कर उसके शाने पर बजा। मेरे होते हुए जवान मर्द अपनी औकात से बाहर कभी नहीं निकलेंगे, जानता हूँ मैं। और तुम 2 दिन से कहाँ थे? यार दोस्तों के साथ इतना आवारा हो गए हो कि घर भी भूल गए हो। वो अपनी जगह से उठे, जबकि सिकंदर छलांग लगाकर लॉन में भाग गया। अपनी जवानी में तो सब कर लिया, मुझ पर पाबंदियां हैं, वो अपना शाना सुलाता मुंह बनाकर बोला। लो, मेरा मुकाबला करने चला है? दादाजान को शदीद गुस्सा चढ़ा, जबकि सब हंसने लगे थे। शादी करो इस लंगूर की जल्द से जल्द, वो भड़कते बोले। आह शुक्र मेरे दादाजान को मेरा ख्याल आया, वरना कवारा बूढ़ा करना चाह रहे हैं ये तो मुझे। वो कहाँ बाज आने वाला था। दादाजान उसके पीछे लाठी संभालते उतरे, जबकि वो पूरे लॉन में उनके जूते से बचने को दौड़ रहा था। सब हंस रहे थे, जबकि आहंग का बाजू हानिया ने जकड़ कर उसे खींचा। ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? कौन सी झूठी कहानी घड़ी है तुमने? हाँ, अब तुम्हारे भाई को नहीं दिखा कि तुम अपने आप इतना बड़ा अफसाना बना लिया? दूसरों पर नज़रें रखता है, उससे कहो तुम पर रखे, और मेरी नज़रें तुम ही पर हैं। मैं भी देखती हूँ कौन सी अनोखी दोस्ती पैदा हुई है तुम्हारी। बहुत बुरे रवैये में उसने कहा। तो आहंग साकित रह गई। उसने कभी हानिया को ऐसा नहीं सोचा था जैसे इस वक्त वो रवैया करके गई थी। उस दिन के बाद मिशाल ने कभी पहाड़ों पर जाने की फरमाइश नहीं की थी, जबकि वहाज ने अक्सर कहा भी, मगर वो इनकार कर देती। दर हकीकत वो डर गई थी, और पहला खौफ उसके अंदर उस वक्त उतरा जब उन आदमियों के हाथ में गन देखी और वहाज ने कहा कि वो उसे गोली मार देते। मिशाल ने अपने अंदर खौफ महसूस किया था, और उसके दिल ने एक लम्हे चीख चीख कर नफ़ी की थी। ये सब बेसाख्ता था, शायद निकाह की ताकत थी या कुछ भी। वो एक दूसरे के लिए हर गुजरते लम्हे के साथ लाजिम होते जा रहे थे। अभी वो दोनों बाहर से ही आए थे, मगर मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा था। तभी वहाज ने उसे जल्दी होटल चलने का कहा, तो मिशाल ने बिना किसी तरद्दुद के हामी भर ली। वो दोनों वापस आए। मिशाल ने चेंज किया। वहाज दादाजान से बात कर रहा था। वो बोतल ग्रीन ट्राउज़र शर्ट में दुपट्टे के बिना ड्रेसिंग रूम से निकली। वहाज भूल गया कि वो दादाजान से मुखातिब है। उसके खूबसूरत रंग और बेशुमार हुस्न लिए चेहरे पर वो रंग अलग ही तरह से जच रहा था। मिशाल की तवज्जो अलबत्ता ड्रेसिंग की तरफ थी। अचानक बादलों की गरज से उठी तो मिशाल ने बालकनी की जानिब देखा। बारिश बहुत ज़ोरदार होने वाली थी। न जाने क्यों आम लड़कियों की तरह बादलों की गरज से कभी उसे डर नहीं लगा, बल्कि अजीब सा एहसास होता था कि अब टूट कर बरसेंगे बादल। वो मुस्कुराकर दोबारा आईने के सामने आई और जल्दी जल्दी हाथों पर और चेहरे पर लोशन लगाकर उसने बालों को कैचर में कैद कर लिया। जबकि अगर वो तवज्जो देती तो वहाज की नज़रों के सामने ठहर ना पाती, मगर बाहर एकदम गहरे बादलों से जैसे ही अंधेरा सा होने लगा, क्योंकि उनका रूम 10th फ्लोर पर था। तभी यहाँ से मंजर साफ खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जी दादाजान, बस 2-3 दिन में वापसी हो जाएगी। वहाज ने अपना ध्यान उस मासूम हसीना पर से हटाकर दादाजान की जानिब किया। अरे क्यों 2-3 दिन क्यों? आराम से 1 महीना रहो, कोई तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बल्कि मैंने सबको कह दिया था कि कोई फ़ोन ना करे तुम्हें, वरना छित्तर मुझसे खाएगा। दादाजान की बात पर वहाज हंस पड़ा। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था अल्तमिश को क्या हो गया, एक कॉल नहीं की उसने। वो बोला तो दादाजान गोया चुपके चुपके हंसे थे। वहाज से मजीद उसकी ये बेनियाजी बर्दाश्त न हुई। वो अपनी जगह से उठा और बिल्कनी में उसके पास आया। उसने हक से उसकी कमर में अपना बाजू हायल किया और उसके शाने पर अपनी थोड़ी टिका दी। वहाज, मिशाल घबरा गई। फ़ोन पर दादाजान है, वहाज ने एक लम्हे के लिए फ़ोन कान से दूर करते कहा, तो मिशाल ने उसे दूर धकेला। वहाज ने हंसी रोकी। मुझे भी बात करनी है दादाजान से। अस्सलाम वालेकुम दादाजान। उसने जल्दी से वहाज से फ़ोन झपट कर सलाम किया, तो दादाजान का सिरो खून बढ़ा था उसकी आवाज़ में। जो खुशी, जो शादाबी थी, वो यही तो सुनना चाहते थे। दादाजान की जान, कैसा है मेरा बेटा, और मज़ा आ रहा है? वो बोले तो मिशाल मुस्कुरा दी। मैं बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान बुरा नहीं है दादाजान, अब अच्छा लग रहा है। वहाज की जानिब देखते अपने होंठ काटते उसने धड़कते दिल से कहा था। वहाज ने फिर से उसके फ़ोन का एहसास किए बिना उसको अपने बाजुओं में भर लिया। दादाजान हंस पड़े। मुझे यकीन था तुम्हें पसंद आएगा पाकिस्तान, तो फिर आराम से वहाँ रहो जब तक तुम चाहो, उन्होंने कहा। तो मिशाल, जो वहाज की गुर्बत में घबराहट का शिकार थी, नफ़ी करती उसके बाजुओं से निकली। नहीं नहीं, हम जल्द आएंगे, बल्कि कल आ जाएंगे। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और आहंग को और नूर को भी। वो मुस्कुराई। वहाज ने उसकी बात पर घूर कर उसकी तरफ देखा।
तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? उसने इशारों में माथे पर बल चढ़ाकर कहा। विशाल ने अपना कहका रोका, रूम में भाग गई क्योंकि वो उसके पीछे पीछे था। ये परवाह न किए बिना कि दादा जान कॉल पर थे। क्यों ये तंग करता है तुम्हें? बताओ मुझे। उसने फिर तो कोई बदतमीजी नहीं की? दादा जान संजीदगी और ज़रा गुस्से से बोले तो वहाद ने नफ़ी में सर हिलाया। जिसको उसने चाहा उसके चाहने वाले कितने थे? विशाल ने फिर से होंठ काटते अपनी हंसी रोकी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते हैं तंग। आपको पता है कि मुझे होटल जल्दी लेकर आ जाते हैं। अब बाहर बारिश हो रही थी तो मौसम अच्छा लग रहा था ना। नहीं, होटल चलो, होटल चलो, रूम में बंद होकर। विशाल, बाहर ने धड़कते दिल से क्या क्या वो उगल रही है, मोबाइल खींचा। दादा जान के कहकों से वो बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। मैंने कुछ गलत कहा है? विशाल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। जो सच है वही बताया है मैंने, वो गुस्से से बोली। बाहर ने फ़ोन बंद कर दिया जबकि मिशाल उसे घूर कर रही थी। तुम मेरी इज्जत बाकी कुछ छोड़ोगी भी या नहीं? फहाद ने गहरा सांस भरकर आखिर उससे पूछ लिया कि कौन सा सुकून मिलता है फजूलियात बताकर। लो, अब मैंने क्या किया है? एक तो मुझे लगता है आप मुझसे कभी खुश हो ही नहीं सकते। वो गुस्से से पांव पटक कर अपनी बात के वजन का एहसास किए बिना खुद ही नखरे दिखाती दोबारा बालकनी में चली गई थी। वहाज अलबत्ता सोच रहा था अब वो उसे मासूमियत समझे या लापरवाही। वो सर नफ़ी में लाता, लबों की तलाश में मुस्कुराहट रोकता उसकी जानिब बढ़ा। बादल ज़ोर से गरजे थे। वहाज ने उसकी कमर में बाजू हायल करके फिर से उसके शाने पर थोड़ी टिका ली। माई बिलव्ड, कुछ बातें सबको बताने की नहीं होती, इतनी बड़ी हो और ये बात भी तुम्हें पता है। वो करीब से उसके चेहरे पर उतरते हया के रंग देखता महजूज हो रहा था। मुझे विशाल से बोला नहीं क्या। वो पलटी और बिल्कुल वहाज के सामने आ गई। वहाज ने ग्रिप पर दोनों हाथ टिकाकर उसे अब भी अपने हिसार में कैद किया हुआ था। ऐसा करें, लिस्ट बना दे मुझे, क्या बोलना है क्या नहीं। वो घूर कर बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी नज़रों के सामने निगाहें झुक झुक जा रही थी। हाँ, तुम्हें एक पूरी फाइल देने का हक है मुझे। फ़िलहाल मुझे ये बताओ, तुम्हें पाकिस्तान कितना पसंद आया है? उसके चेहरे को उंगली के बोर से ऊपर करता पूछने लगा। मिशाल उसकी बात का मतलब बाखूबी समझती थी। मुश्किल उसने सांस हलक में उतारा और उसकी नज़रों में देखने लगी। अचानक बादल की तेज़ गरज ने आसमान पर बिजली चमका दी। विशाल ने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट के बटन को छुआ। शायद जितनी ज़ोर से इस वक्त बादल गरज रहे हैं, इस हद तक। वहाज उस इजहार पर विशाल का हाथ अपने हाथ में जकड़ गया। बारिश टप टप गिरने लगी थी। दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। किस लम्हे ये एहसास हुआ? उसके इजहार पर फिदा हो उठा था। उसके बालों की गीली लिट को कान के पीछे करता वो उससे जानना चाहता था। विशाल के दिल की धड़कनें बादलों की गरज और बारिश के शोर में दब ज़रूर रही थी मगर वहाज आसानी सुन सकता था। उसके हाथों की वालहाना हरकत से विशाल ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। शायद पहली बार मुझे किसी ने प्रोटेक्ट किया था, वो बोली। फहाज उसकी भीगी भीगी नज़रों में देखने लगा। वो इन आंसुओं की वजह नहीं समझ सका। मैंने हमेशा ख्वाहिश की बाबा मेरे साथ रहे मगर जितना वक्त मैं वहाँ गुजार कर आई, ये हकीकत है वो मम्मा के और मेरे साथ बहुत कम रहे। मुझे कभी चोट लगती तो मैं चाहती थी कि वो मुझे सहारा दे। मैं अक्सर रोती थी, फिर मम्मा कहती थी कि मैं वो काम में मसरूफ़ होते हैं मगर वो जब मिलते थे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैंने सबके साथ झूठ बोला कि वो हमारे साथ रहते थे। वो सिसक कर सर झुका गई। भाज का खून खौल गया। फिर मम्मा बाबा की रोज़ लड़ाई होने लगी। बहरीन में डिप्रेशन एक आम बात है। मुझे रोज़ डर लगता था हम बाबा से अलग ना हो जाए। फिर मम्मा छोड़ गई, मुझे बाबा के साथ लगकर मैं बहुत रोई। फिर बाबा मुझे यहाँ ले आए और आप लोगों ने। वो रुक गई, बात सुन रहा था। फिर हमने तुम्हें यहाँ रोक लिया। उसने उसकी बात मुकम्मल की। मिशाल उसकी तरफ देख रही थी। ये हकीकत मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगा मगर वादा करो आज मुझे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करोगे। तुम दोबारा बहरीन जाने की बात नहीं करोगे। विशाल का एकदम रंग उड़ा था। मैं जानता हूँ तुम्हारा वहाँ ताल्लुक़ है और यहाँ तुम्हारा वीज़ा बन चुका है। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी? वो दोनों हाथों में उसका चेहरा भरकर उससे पूछ रहा था। मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों वहाँ चलेंगे। विशाल ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। एक सैराब के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ सकता और ना तुम्हें दौड़ने दूंगा। फिर तुम चाहे इस ज़िद पर अड़े रहो और इसे मेरी सख्ती समझो। वो मेरे बाप के कातिल हैं। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मगर तुम्हारे लिए उसकी हकीकत तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। फहाद ने उसको वहाँ छोड़ा और ख़ुद अंदर आ गया। वो मुकम्मल भीग चुका था जबकि मिशाल वहीं भीग रही थी। वो इन बातों के जवाब चाहती थी। फहाद ने टॉवल से अपने बालों को साफ़ किया। क्या हकीकत है मेरे बाबा की? एक ऐसी औरत से शादी करा दी उनकी जिसको वो पसंद नहीं करते थे और जिसे वो पसंद करते थे उनसे शादी करना गुनाह है। वो बोली तो वहाज गुस्से से पलटा। मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, नफ़रत करता था तुम्हारे हर अंदाज से, मगर मैंने तुम्हें कबूल किया ना, छोड़कर भाग तो नहीं गया।
ये पैसा लूट कर दफ़ा तो नहीं हो गया? वो भड़का। विशाल चुप सी हो गई। और तुम्हें किसने कह दिया कि बड़ी अम्मी उनकी पसंद नहीं थी? उन्होंने खुद ज़िद की थी इस शादी पर। दादा जान से पूछ लेना। भले बड़ी अम्मी इनसे बड़ी थी और वो क्यों ज़िद कर रहे थे? वो जो अपनी माँ बाप की एक थी और सारी जायदाद उनके बाप की उनकी थी, और बहरीन जाने का ये सहारा था उनके पास कि एक औरत को अपनी जुदाई देकर वो चले गए। ऐसे आदमी से तुम मोहब्बत करती हो? तुफ है तुम पर। मेरा बाप मर गया इस गम में, हमारे हालात बर्बाद हो गए, हमारे सर पर छत नहीं रही। क्या कुछ देखा है मैंने, और मेरी बीवी उसकी बेटी है। ये बात ही बहुत बड़ी है मिशाल कि अगर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो कब का तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाता। ये मेरा एहसान नहीं है, मेरा दिल है। उसने उसके आंसुओं को साफ किया। मेरा दिल है तुम में, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मेरे अलावा किसी को मत देखना, किसी से ताल्लुक़ मत रखना, बहरीन में किसी से बात मत करना। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो मोहब्बत से चूर लहजे में उसे समझाने लगा। मिशाल चुप हो गई। कैसे कहती, उसे गलतफहमी भी तो हो सकती है, मगर इस वक्त न जाने क्यों चुप हो गई और उसकी हर बात पर सर हिला दिया। आज के चेहरे पर से सख्ती ख़त्म हो गई और मुस्कुराकर उसने उसे खुद में समेट लिया। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसने फिर से कहा। विशाल उसके शाने पर सर रखे चुप थी। और जो भी मैंने किया और तुम्हें हर्ट किया, उसने नरमी से कहा। विशाल अपनी सोचों में उलझ गई थी। हाँ, वह आज उसके दिल में बस चुका था, मगर बाबा, वो अपने बाबा को कैसे छोड़ सकती थी? वह आज ने उसको चुप महसूस किया तो उसको सीधा किया। विशाल आंखें झुकाए खड़ी थी। वहाज को वो मुँह फुलाए आंखें झुकाए बेहद अच्छी लगी। उसने नरमी से उसके गाल पर अपनी पुरजोश दिखाई। ये इसीलिए कि ना चाहते हुए भी तुमने मेरी बात मानकर मेरा मान बढ़ाया है। तुम्हें ज़रूर सुकून मिलेगा इस फैसले से, उसने कहा तो मिशाल अब भी खामोश थी। वहाज उसकी तरफ देख रहा था। मिशाल ने सर उठाया। ओके, उसने हामी भर ली। हाँ, दिल मार कर ही सही। वहाज को बहुत खुशी हुई। उसे बड़ी अम्मी की बात याद आई और यह बात सच भी लगी। मिशाल को पा लेना मुश्किल नहीं था और उसे अपने मिजाज में ढालना भी मुश्किल नहीं था। सबसे अहम बात, वो जैसी थी वहाज को अब वैसे ही अच्छी लगती थी, मगर बस फ़र्क ये था वो सिर्फ उसकी होकर रहती। किसी और से उसका ताल्लुक़ वहाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके गीले बालों में हार डालता, वो बेसाख्ता उस खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत की बरसात में भगो देना चाहता था। तभी उसके कुछ बोलने से पहले ही वो उसके चेहरे पर झुका। विशाल को भूख लगी थी। वो ज़बरदस्ती उससे अलग हुई। मुझे भूख लगी है, विशाल ने मुंह बसोर कर कहा, जबकि वहाज ने घूरा। एक राहत नहीं खाओगी तो मरोगी नहीं, उसने फिर उसे अपनी तरफ खींचा। हैं? विशाल को उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगे। वहाज, मुझे वाकई भूख लगी है। वो बेचारगी से उसे पूरे रूम की लाइट्स ऑफ करता, फिर अपनी तरफ बढ़ता देखने लगे। शट अप मिशाल, वहाज ने डपट दिया और अपनी मनमानियों में खो गया। जल्दी उसे भी उसने उसके हवासों से गुम कर दिया था। दोनों मोहब्बत की वादियों में खो से गए थे, मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और कहते हैं अच्छा वक्त मुख्तसर तो बुरा तवील होता है। अल्तमिश ने सिकंदर को ऑफिस में घुसने नहीं दिया था। जब सारा काम वो और सारिम अकेले संभाल रहे थे तो वो अपने दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता। तभी उसने उसे ऑफिस से दफ़ा हो जाने का कहा था और उसे तो निहाल की फिक्र थी कि अकेली वो क्या क्या कर रही होगी। तभी जीठों की तरह दांत दिखाकर वो ये जा वो जा हो गया। अल्तमिश तो बुफर गया। देखा तुमने, ना माजरत ना माफ़ी, कैसे दफ़ा हो गया है, वो सारिम से बोला, जबकि सारिम ने उसकी जानिब फाइल चढ़ाई। तुम ये देखो, ये काफ़ी बड़ी डीलर है, लड़की है, इसकी डिटेल्स कल ही मेरे पास आई हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारी कंपनी का नाम किसने इसे दिया जो वो हमारे साथ डील करना चाहती हैं। अलीज़े चौधरी, लेदर मिल्स ओनर। आई कांट बिलीव यार। सारिम ने अल्तमिश की तवज्जो उस तरफ कराई तो अल्तमिश खुद हैरान रह गया। हमारी कंपनी इतनी मशहूर नहीं कि इंटरनेशनली हम कोई काम कर रहे हो। अभी तो हम अकबर एंड सन्स के सिर्फ शामिल होने से बेहद खुश थे। यार ये तो जैक लग गया। अल्तमिश एकदम खुश सा हो गया। सारिम भी मुस्कुराया। वाकई ये एक जैक, वहाज भी खुश होगा। मुझे लगता है हमें वहाज को ना चाहते हुए डिस्टर्ब करना होगा, क्योंकि डीलिंग इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं करता, सारिम ने कहा। नहीं यार, उन दोनों के बीच सब ठीक करने के लिए तो दादा जान ने उसे भेजा था और हम उसे चंद दिनों में ही बुला लें। अल्तमिश को अच्छा नहीं लगा। ट्रस्ट मी, हमारा ये जैक लग गया तो समझो हमारी चांदी हो गई। फिर जो जहाँ जाएगा फ़र्क पड़ता है। इस वक्त हमें जुड़ कर खड़ा होना चाहिए। सारिम की बात अल्तमिश को ठीक लगी। तभी उसने सर हिलाया कि वो रात फ़ोन करेगा वहाज को। सिकंदर की बाइक की आवाज़ पर निहाल एकदम दौड़ती हुई दरवाजे तक आई थी और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके साथ एक लड़की को देखकर वो एक पल को ठठक गई।
थोड़ा फासला बना गई। वो अनजानी नज़रों से आहंग को देख रही थी, जबकि आहंग को फील हुआ कि वो भी ऐसे ही फ़ाइज़ा को अजनबियत से देख रही थी और क्या क्या समझ रही थी। सिकंदर से पहले वो खुद उतरी और मुस्कुराकर निहाल के गले लग गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं आहंग हूँ, सिकंदर भैया की छोटी बहन। ये मुझे आपसे मिलवाने लाए थे। आपको बुरा तो नहीं लगा? वो बोली तो निहाल के चेहरे पर वाज़िह सुकून का सांस आता दिखाई दिया। नहीं नहीं तो। निहाल सिकंदर से निगाह चुराकर आहंग की जानिब मुतवज्जे हुई नफ़ी करने लगी। अच्छी बात है, हम आपको लेने आए हैं, आहंग बोली। सिकंदर खामोश खड़ा उसके चेहरे को देख रहा था, जो बेयकीनी से उसे देखने लगे। फिर सिकंदर की जानिब देखा। जी हाँ, लेने आया हूँ तुम्हें। वैसे भी ट्रस्ट तो तुम्हें मुझ पर नहीं था, समझ लिया होगा तुमने। भाग गया मैं फिर से, वो पिछली बात याद करता बोला। पहले कब भागे थे? आहंग ने बात पकड़ी। तुम तो चुप करो, मुझे अपनी बीवी पर रौब जमाने दो थोड़ा सा, उसने कहा, जबकि आहंग ने उसके बाजू पर थप्पड़ दे मारा और निहाल हैरानगी से देखने लगी। इतनी क्यूट सी बीवी है आपकी, इस पर आपने रौब जमाना है? वैसे आपको एक बात बताऊं, ज़रा जो इनके घर में इज्जत हो। आहंग की खुशी इखलाकी अरूज पर थी। निहाल आहिस्तगी से मुस्कुराई। सिकंदर घूर कर उसे देख रहा था, जबकि आहंग को निहाल बहुत प्यारी लगी। वाकई सिकंदर ने ठीक कहा था, वो उसके जैसी है। अब चले, दादा जान ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी। आहंग को याद आया। हाँ यार, और वैसे भी तुम्हारा बारहसिंगा तो मेरा खून पीने को तैयार बैठा है। कितने बदतमीज़ हैं आप। आहंग को बहुत बुरा लगा। सिकंदर हंस दिया खुलकर। आया मज़ा? कैसे मेरा मजाक बना रही थी? वो घूर कर बोला। आप दोनों लड़े नहीं। आहंग कुछ बोलती कि निहाल को बोलना पड़ा। सिकंदर ने उसकी जानिब गहरी नज़रों से देखा। आप बोलती भी हैं? वो ऐसे बोला कि निहाल को शर्मिंदगी हुई, जबकि आहंग ने नफ़ी में सारे लाया। सिकंदर अलबत्ता बुरी तरह हंस दिया। यार अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। जब तक हम ना आए अंदर मत आइएगा, उसने गुस्से में कहा। देख लो तुम्हारे शौहर के साथ क्या हो रहा है, वो निहाल को बोला, जबकि निहाल पलट गए। वाह नखरे। सिकंदर तो हैरान ही था, जबकि आहंग और निहाल दोनों अंदर चली गए। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, उल्टा वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, जबकि आहंग ऐसा नहीं चाहती थी। तभी उसने बिना कोई रिस्पॉन्स दिए जल्दी जल्दी खुद उसका सामान पैक किया। दादा जान को ये बताया है कि आप मेरी फ्रेंड हैं और आपका अब कोई नहीं, तभी आप कुछ दिन हमारे साथ ठहर जाएं। उनकी इजाज़त मिल गई है, मगर मुश्किल से। आपको इसलिए बता रही हूँ कि किसी को नहीं पता कि आपका और सिकंदर भैया का निकाह हुआ हुआ है, सिवाय मेरे। तो ये बात राज ही है। आप सिर्फ मेरी दोस्त की हैसियत से जा रही हैं। वो मुस्कुराकर उसे समझाने लगी। मगर मैं जाना नहीं चाहती ना, मुझे ऐसे जाना अच्छा लग रहा है। निहाल को ये घर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था, तभी वो रो दी। अरे, आहंग उसके रोने पर एकदम उसकी तरफ बढ़ी और उसे जल्दी से गले लगा लिया। मैं जानता था ये समंदर ज़रूर बह रहा होगा। तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कहाँ जाओगी? वो संजीदगी से पूछने लगा। आपने अपनी पसंद से मुझसे निकाह नहीं किया, मैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। आप मुझे छोड़ दें, चले जाइए, वो बोली, आंखें भीग रही थी। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा जो तुम्हें लगे कि मैं अपनी पसंद के बिना कुछ नहीं करता? वो उसके नज़दीक बैठकर उसका हाथ थाम गया। निहाल दंग रह गई, जबकि आहंग मुस्कुरा दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, हमारे घर में 4 खैर से मर्द हैं और चारों ही किसी की मर्ज़ी से नहीं चलते। आहंग ने उसे इत्तला देना चाही तो निहाल फिर से कुछ बोलने लगी। अच्छा बस, वो ज़रा डपट कर बोला। उठो और चलो, बाकी बातें अगर कोई मुझे तुम तक पहुंचने दे तब करूँगा। सरधा भरता उसने निहाल को खड़ा किया। निहाल की आंखें भीग रही थी, बार बार आंसू उमड़ आते और गिरते। वो ये घर छोड़ रही थी, मगर उसके बाबा नहीं थे। अल्तमिश की फ़ोन कॉल पर उसने मिशाल की जानिब देखा, जो अभी शावर लेकर निकली थी, और आज उसने शॉपिंग की फरमाइश उठते साथ ही कर दी थी। फहाज ने एक बात नोट की थी, वो अब ज़्यादातर कोशिश करती थी वेस्टर्न ड्रेसेस पहने। शायद वो उसकी पसंद की तरह ढलना चाहती थी। उसे अच्छी लगी थी उसकी ये बात कि वो फहाज की पसंद को अहमियत दे रही थी। मगर अल्तमिश की कॉल पर पहले तो वो शॉक्ड रह गया कि अलीज़ा चौधरी को किसने उनकी कंपनी से अटैच होने का कहा, और फिर अल्तमिश ने उसे वापस लौटने का कहा तो वो बिना मिशाल से पूछे हामी भर गया कि वो रात ही निकल जाएगा और कल सुबह वो वहाँ होगा, क्योंकि उसे उस कंपनी को अलीज़ा चौधरी के शयाने शान करना था, सब मेंटेन करना था। वो बेहद खुश था, मगर मिशाल की भी फिक्र हुई कि वो इस बात को माइंड न कर ले। वो उसके पास आया। मिशाल ने वाइट कलर का ट्राउज़र शर्ट डाला हुआ था, जिसका दुपट्टा हस्बे आदत नहीं था, और वो तैयार हो रही थी। हम आज वापस जा रहे हैं, फहाज ने ड्रेसिंग वॉल से टेक लगाते उसे तफसील से देखते इतला दी। मिशाल का हाथ रुक गया। क्यों? वो हैरानगी से पूछने लगी तो फहाज ने उसे सारी बात बता दी। मिशाल खामोश हो गई।
मेरा इस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। ये समझो वो हमारे साथ जुड़ गई तो हमारा मार्केट स्टेट बढ़ जाएगा और फिर मेरी कंपनी भी मशहूर कंपनियों में बन जाएगी। वो पुरजोश था। विशाल हैरानगी से उसे इतना एक्साइटेड देख रही थी। कौन है वो? उसने पूछा। अलीज़े चौधरी। उसके फादर मिस्टर हारून चौधरी बेग लेदर डीलर हैं और अलीज़े चौधरी की उम्र बहुत छोटी है और इस छोटी सी उम्र में उसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। मैंने सिर्फ आर्टिकल्स में उसे पढ़ा है। उसका एटीट्यूड ही अलग है, बट स्टिल मैं शॉक्ड हूँ कि वो मेरी कंपनी मेरी कंपनी के साथ खुद डीलिंग करने आ रही है। ये तुम्हें ड्रीम नहीं लग रहा? वो बोलता हुआ विशाल के हाथ थाम गया। बिल्कुल नहीं। विशाल ने अपने हाथ छुड़ाए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसका किसी औरत की तारीफ़ें करना। आखिर ये अलीज़े चौधरी कहाँ से पैदा हो गई थी? वो गुस्से से बोलती दोबारा अपने काम में मगन हो गई। लो, अब नखरा किस बात पर दिखा रही हो? हम दोबारा आ जाएंगे, फहाज ने कहा तो विशाल ने घूर कर देखा। आप पहले अलीज़े चौधरी की तारीफ़ें करें और मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ आने का। मुझे जाना है दादा जान के पास, वो भड़कती हुई बोली। फहाज को अब बात समझ आ गई थी। वो मानी खेज नज़रों से उसे देखता जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा। विशाल ने अलबत्ता उसकी जानिब नहीं देखा था और उसने बैग्स भी निकाल लिए पैकिंग के लिए। क्या हो गया है? मैं बिज़नेस की वजह से ये सब कह रहा हूँ। बिज़नेस की वजह से इतना एक्साइटेड? वो आंखें घुमाकर बोली। फहाज को हंसी आ गई जबकि विशाल तप रही थी। अच्छा ना, बंद करो, आज हम शॉपिंग करेंगे, फिर बाद में पैक कर लेना, वो बोला तो विशाल यूं ही मुंह बनाए सर हिला गई। फहाज को मज़ा आ रहा था उसे यूं जलते देखकर। उसने झुककर उसके गाल पर प्यार किया। उसका फूला फूला क्यूट चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था। विशाल ने उसे दूर धकेला और घूर कर बाहर निकल गई जबकि फहाज उसका कोट उठाता उसके पीछे लपका। उसने सोचा नहीं था उसे इतनी नखरेली बीवी का सामना करना पड़ेगा और फिर उसे वो अच्छी भी लगेगी कि खुद उसका दिल करेगा कि वो उसके नखरे उठाए। निहाल बेहद घबराए हुए सी दादा जान के पास सामने खड़ी थी। वो उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहे थे और जिस तरह वो रो देने को हो रही थी उन्हें वो साफ आहंग जैसी लग रही थी। उनकी शिद्दत मिजाजी में थोड़ी सी नरमी आई। दूसरी तरफ सिकंदर बेचैनी से पहलू बदल रहा था कि न जाने दादा जान उसे क्या कहते हैं। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो कुछ देर बाद बोले। निहाल ने उनकी तरफ नज़रें उठाई तो उसकी नज़रें सुर्ख हो रही थी जैसे किसी भी वक्त छलकने को बेताब। उनकी डेथ हो गई है कुछ दिनों पहले, भीगे लहजे में बोली। और बाकी सब? उन्होंने फिर से पूछा। माँ तो बचपन में ही फौत हो गई थी, बाकी सबका नहीं पता, बस बाबा ही थे। उसने अपने आंसू साफ किए। जिस तरह बार बार उसके आंसू निकल रहे थे दादा जान का दिल पसीज सा गया। वो अपनी जगह से उठे और उसके सर पर हाथ रख दिया। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो या तंगी हो हमारे यहाँ तो हमें ज़रूर बताना, वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोले जबकि आहंग मुस्कुराई। थैंक यू दादा जान, वो जल्दी से बोली तो दादा जान मुस्कुरा दिए। निहाल भी उनकी मशकूर हुई थी तो सिकंदर ने भी सुख का सांस बहाल किया जबकि हानिया हैरान थी। वो कहीं जानती थी वो कौन है क्योंकि आहंग की सब दोस्तों से ही वो वाकिफ़ थी और थी भी कौन दोस्त उसकी? बेवकूफ़ सी लड़की थी, उससे दोस्ती कौन करता? जबकि नूर तो खुश हो गई थी, एक और नया फ़र्ज जो आ गया था। ताई जान, चच्ची और बड़ी अम्मी भी मुस्कुरा दी थी जबकि दादा जान को भी वही परेशानी नहीं थी। तो किसी और को क्या परेशानी होगी? मगर हानिया को परेशानी हुई थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। दादा जान तो रूम में चले गए थे जबकि निहाल काफ़ी कंफ्यूज थी। आहंग उसे सबसे मिलवा रही थी। सब उससे खुश इखलाकी से मिल रहे थे। आहंग उसे हानिया के पास ले आई। हानिया निहाल को घूरने के साथ आहंग को भी घूरने लगी। ये मेरी फ्रेंड, मेरी कज़न है हानिया, वो बोली तो निहाल ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और हानिया ने थाम लिया। कौन हो तुम और क्यों आई हो इस घर में? और आहंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हानिया ने छूटते ही मध्यम आवाज़ में सवाल कर डाले। आहंग को बिल्कुल हानिया से उम्मीद नहीं थी। सिकंदर भी ये बात सुन चुका था। उसे हानिया को एक नज़र देखा, उस निगाह में नागवारी थी। निहाल परेशानी से कभी आहंग और कभी हानिया को देखने लगी। हानिया मुस्कुरा दी। कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं, मैं खुद इस बात का पता लगवा लूँगी। बहरहाल मिलकर अच्छा लगा, उसने मुस्कुराकर कहा और उठकर चली गई। आहंग ने सिकंदर की तरफ देखा जिसने आंख के इशारे से कुछ नहीं होता कहकर बात आगे गई कर दी। कुछ नहीं होता, वो मेरी सारी दोस्तों को जानती है तभी भाम गई है, बट वो बुरी नहीं है दिल की, वो मुस्कुराकर बोली तो निहाल ने सर इस बात में हिलाया। सिकंदर उन्हें वहीं छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। आखिर को उसे जाना ही था। निहाल को उन सब ने ऐसा बिहेव दिया था कि उसे किसी तरह भी ये महसूस न हो कि वो अजनबियों में आई है और यहाँ आकर उसे बाबा की याद भी कम हो गई थी, वरना सारा दिन वो रोती रहती थी। नूर और आहंग तो उससे बहुत फ्री हो गई थी, वो कम बोलती थी। मुस्कुराकर बात का जवाब देना शायद उसकी आदत थी और सबसे अहम बात वो बहुत प्यारी थी। नूर तो उसकी बार बार तारीफ़ें किए जा रही थी।
आप मेरी भाभी से मिलेंगी, मिशाल भाभी से? वो तो बहुत बहुत ही प्यारी हैं, वो बाहर से आई हैं, अभी भैया और भाई की शादी हुई थी। नूर उसे सब कुछ बताया। निहाल सुन रही थी। इतनी भी अच्छी नहीं है, ना खूबसूरत है जिस तरह तुम एक्सप्लेन कर रही हो नूर, और वैसे भी निहाल, इस लड़की को हर फजूल चीज़ पसंद आ जाती है। हानिया भी उनके बीच आ बैठी। बड़ी अम्मी ने हानिया को घूरा। ये कौन सा तरीका है हानिया? भाभी है वो तुम्हारी, और इस तरह बात करोगी तुम उनके मुतल्लिक? वो ज़रा गुस्से से बोली। तो ताई जान ने भी सर हिलाया, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा हो। बड़ी अम्मी, वो एक नंबर की करप्ट लड़की है और मेरे भाई के साथ सूट नहीं करती, तो मुझे वो नहीं पसंद। भैया को चाहिए दूसरी शादी कर लें, इस अजीबो गरीब सी लड़की से जान छुड़ाएं। वो बिना लिहाज के बोली। तो बड़ी अम्मी तो दंग ही रह गई, जबकि ताई अम्मी अपनी जगह से उठी। वो भी देख रही थी, वो दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही थी। इससे पहले कि वो हानिया को बिना कुछ देखे थप्पड़ मार देती, वो अपनी जगह से उठ गई। मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, आप मिशाल की वजह से मुझ पर हाथ उठाएंगी? आप इस तरह करेंगे मेरे साथ मिशाल के लिए? क्या मिशाल मिशाल लगा रखा है तुमने? भाभी है वो तुम्हारी। मुझे हैरानगी हो रही है हानिया, तुम वक्त के साथ बेहद बदतमीज़ होती जा रही हो। हर वक्त मोबाइल में गुम रहती हो वो, और जब बोलती हो कड़वा ही बोलती हो। वो भड़की तो हानिया खामोश हो गई। निहाल के सामने उसकी बेइज्जती उसे खिली थी। निहाल हौन का नज़रों से उसे देख रही थी। हानिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, जबकि ताई अम्मी ने बड़ी अम्मी की तरफ देखा। देख रही हैं भाभी, ये क्या रवैया देने लग गई है? वो परेशानी से बोली। बच्ची है, संभल जाएगी। परेशान तो वो भी हो गई थी, मगर ऐसे ही कहकर उन्होंने बात बंद कर दी। विशाल ने खूब शॉपिंग की थी, इतनी कि वहाज को लग रहा था वो आज यहाँ से इस माल से कंगाल होकर निकलेगा, और अब भी उसकी बीवी का नखरा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस के हवाले से ही सही उसने अलीज़े की बात कर कैसे ली। बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स लेकर वो लौटे तो उनकी फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था। वहाज को बिल्कुल भूलकर मिशाल अपनी पैकिंग में लग गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ को देखकर शौक से बंद कर रही थी। फहाज ने गहरा सांस भरा और सोफे पर ढेर हो गया। खाना वो बाहर से खाकर आए थे। वो बुरी तरह थक चुका था, जबकि मिशाल की बैटरी फुल चार्ज थी। जल्दी कर लो। फहाज थका थका सा उठा। ओके, वो मुस्कुराई। फहाज भी मुस्कुरा दिया। पूरे दिन में अब उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वो फ्रेश होकर आया तो तब तक मिशाल भी फारिग हो गई थी। जल्दी वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। मिशाल ने घर वालों के लिए भी सामान लिया था। फ्लाइट में बैठते हुए वो बहुत एक्साइटेड थी कि सुबह कब होगी। वो जल्दी से जल्द वापस पहुंच जाना चाहती थी। वहाज तो फ्लाइट में सो गया था। मिशाल ने वहाज की तरफ देखा। उसका सर मिशाल की तरफ लड़खा हुआ था और मिशाल को एहसास हुआ कि उसने उसे काफ़ी थका दिया था। वो मुस्कुरा दी। हाँ, ये वहाज के लिए भी बेयकीनी सी बात थी कि वो मिशाल को पसंद करने लगता, और मिशाल के लिए भी इन कुछ दिनों में उसे एहसास हो गया था कि वो वहाज के बिना नहीं रह पाएगी। मगर क्या वो अपने बाबा को भूल जाएगी? सब बाबा के मुतालिक ऐसी बातें करते हैं, मगर उसने उन्हें ऐसा नहीं पाया था। वो नहीं जानती थी बाबा उसे छोड़ गए थे या उन लोगों ने उसे रोक लिया था, मगर वो आदी थी उन्हें देखने की, उनसे मिलने की। हाँ, वो रोज़ उनसे पहले भी नहीं मिलते थे, मगर फिर भी उसके दिल से अपने बाप की मोहब्बत ख़त्म नहीं होती थी। और ख़त्म हो भी क्यों, वो उसका बाप था। उसका दिमाग एक बार फिर से दूसरी जानिब चला गया था। उसने आहिस्तगी से अपना मोबाइल वहाज की पॉकेट से निकाला। वहाज इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल निकालकर उसने मैसेजेस रीड किए। मार के मैसेजेस थे, और उसने उसे बताया था कि उसका वीज़ा बन गया और वो जाकर उठा ले। विशाल ने घबराकर ये मैसेज देखा था। ये मैसेज वहाज ने भी नहीं देखा था। उसने जल्दी से वो मैसेज डिलीट कर दिया, कहीं वो देख न ले। उसने माँ को मैसेज भेजा कि वो नहीं आ सकती, वो वहाज के साथ बहरीन आएगी। मार्क शायद ऑनलाइन था। उसने ये मैसेजेस सीन कर लिए और फ़ौरन टाइप किया। ये तुम क्या कह रही हो? जानती भी हो अंकल का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत कितनी परेशान कुन है, और उनकी थर्ड वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई है। अब उनके पास कोई भी नहीं। तुम उनकी बेटी हो, उनका सहारा हो, तुम भी ऐसे करोगी? यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाहर के मैसेजेस पढ़कर विशाल परेशान हो गई। उसने बेताबी से पूछा, क्या हुआ है बाबा को? क्या तुम उनके पास हो? कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैंने उन्हें बता दिया है तुम वापस आ रही हो, वो तुम्हारे मुंतज़िर हैं। मार्क ने ये कहा और ऑफलाइन हो गया। विशाल की बेताबी अरूज पर थी। ये सोच सोच करके उसका बाप मुश्किल में है और वो यहाँ सुकून से है। उसे बहुत रोना आ रहा था, यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज़ पर वहाज की एकदम आँख खुल गई। क्या हुआ? वो परेशानी से बोला। फहाज, बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। मार्क ने मुझे बताया है। उनकी नाजुक हालत है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मिशाल बोली तो उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। सब उनकी तरफ मतवज्जे हुए। वहाज ने मिशाल को रोका। रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाज, मिशाल को बहुत बुरा लगा, तभी वो तल्खी से बोली, जबकि वहाज को उसका ये अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मगर इस वक्त वो खामोश हो गया। ओके, घर चल कर बात करेंगे। नहीं, आप यहीं से बहरीन चलें। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा?
अब वहाज का मीटर भी शॉर्ट हुआ। वो आदमी मरे मेरी बला से, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? क्या मतलब इस बात का? आपने कहा था मैं खुद लेकर जाऊंगा, और अब हालात कैसे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत। विशाल बात सुनो मेरी, मैं उस आदमी के लिए ज़रा भी हमदर्दी दिल में महसूस नहीं करता, और मैं उसकी मौत की खबर सुनकर जाना पसंद ना करूं उसके पास। तुम फजूल जिद छोड़ दो, बेहतर है तुम्हारे लिए। वो ज़रा गुस्से से बोला। और मुझे पक्का यकीन है उसे कुछ नहीं हुआ, ये सब ड्रामा है। वहाज ने सर झटक कर कहा। विशाल हैरानगी से उसे देख रही थी। वो अपनी बात से तो नहीं हटता। मिशाल से मोहब्बत, मिशाल पर हक जमाना या उस पर हुक्म चलाना, यह सब उसे करना आता था, मगर मिशाल की बात पूरी करना नहीं। इस वक्त मुझे लग रहा है हमारा रिश्ता वहीं खड़ा है, उसने कहा और मुंह मोड़ लिया। उस आदमी के लिए तुम मुझे बातें सुना रही हो? हाज को मिशाल की अटैचमेंट ही बुरी लगती थी उसके साथ। वो बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता था उसकी बीवी उस आदमी को सोचे। मिशाल ने जवाब नहीं दिया। मैं तुम एक बार, 100 बार या 1000 बार भी ये कह ही रहा हूँ कि तुम उस आदमी के बारे में ना आइंदा सोचोगी और ना ही दोबारा हम ये मौजू डिस्कस करेंगे, भले फिर तुम्हें अच्छा ना लगे। उसके हतमी लहजे में कहने से विशाल का दिल दुखा था बहुत, मगर वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो अब सोच चुकी थी कि उसने क्या करना है। तो ये थी इसकी एपिसोड, 22वीं एपिसोड। और अगली एपिसोड भी आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अभी एक पार्ट मतलब थोड़ी देर तक आएगा, तो मैं भी वो साथ में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं इसको सेव करके मतलब एडिट करके उसको सेव कर लूँगी, और उसके बाद अगला पार्ट को रिकॉर्ड करके फिर उसको सेव करूँगी। होप सो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं ये किस वजह से कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इसके अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।